हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पर इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है, समझनी है। आखिर हमें क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और आखिर हिस्ट्री का क्या रोल है हमारे आज के प्रेजेंट में। इस सब को समझने के लिए हमें ये देखना है कि चीज़ें कैसे कैसे चेंज होती है। हमें ये मानना चाहिए कि हिस्ट्री जिसको नहीं पता वो एक पेड़ है जिसकी कोई रूट नहीं है। तो हिस्ट्री हमारी एक रूट के समान है, एक जड़ के समान है, जो हमें होल्ड करके रखती है आज के प्रेजेंट में और आगे के फ्यूचर में। तो सबसे पहले पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है तनवीर। मैं एकेडमिक फाउंडेशन प्लस पे हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ और मैं आपको आगे के सारे चैप्टर हिस्ट्री के कंप्लीट करा दूंगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आगे हम देखते हैं हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। और एज यू नो, सीबीएसई ने सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया है, तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बट हमें जो पढ़ना है, हमें उस चीज़ को माइंड में बैठा के रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें एग्जाम को कनकर करना है, एग्जाम पे जीत हासिल करनी है, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमें ये चीज़ें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि क्या चीज़ है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें नेशनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। नेशनलिज्म ये विचारधारा क्या है। सबसे पहले नेशनलिज्म में आपने देखा होगा कि पहला जो शब्द है वो है नेशन। तो नेशनलिज्म जो बनता है, वन हु इज डेडिकेटेड टू हिज लाइफ टू हिज नेशन। तो जो लोग अपनी लाइफ अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए डेडिकेट कर देते हैं, या अपनी मातृभूमि से उन्हें लगाव होता है, वो अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर से उन्हें लगाव होता है, और उस चीज को वो चेंज नहीं करना चाहते किसी आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस में आके, या फिर वो एक तरीके से अपने नेशन को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब ऑब्सेस्ड इन पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं कि आप दूसरों पे थोप रहे हैं, पर अपने कल्चर पर। नेशनलिज्म का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, लुइस 16 के खिलाफ विद्रोह हो गया था। और विद्रोह जहाँ पे होता है, वहां पे एक नई चीज जो आती है वो आती है कि किंग रूल जो है वो डेमोक्रेसी में बदल जाता है, और डेमोक्रेसी जो है वो मोनार्की में वापस किंग रूल में बदल जाती है। तो मोनार्की का हमें देखने को सबसे पहले मिलती है जब वहां पे मोनार्की थी। मोनार्की मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे एक शासन हो। यहाँ पे मोनो और प्लस आर्की, ये शब्द मोनो प्लस आर्की से मिला है। आर्की का मतलब होता है रूल, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, जहाँ पे वन मैन रूल हो। तो आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो किंग था, उसको उसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ, और वहां पे मोनार्की हटा दी गई, यानी वन मैन रूल बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। और इस चीज से आगे बहुत सारे चेंजेस हुए जो पूरे यूरोप में फैले गए। एज यू नो, यूरोप एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, और इसमें ये चीजें आगे आगे बढ़ी। और किन किन लोगों का इस सब में हाथ था, तो ये अब हम आगे जानेंगे। क्योंकि अब फ्रेंच जो है, अब फ्रांस जो है, तो वो बहुत ही आगे बढ़ गए थे। उन्होंने देखा कि चीजें बदल जाती हैं अगर लोग अपने हिसाब से चलते हैं, और अपने हिसाब से किसी से दबते नहीं है, और वो आगे चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब मोनार्की से पीपल्स का रूल आया, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है, तो आगे अब हम जानेंगे क्या क्या चीजें थी जिन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया जो है दिया। सबसे पहली चीज, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, एज यू नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। एंड जो तीनों क्लासेस थी उनमें बहुत ज्यादा उनमें डिफ्रेंशिएशन था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो क्लास आती थी वो आती थी किलर्जी। किलर्जी किलर्जी होती थी टॉप क्लास और प्रिस्टली क्लास। प्रिस्टली में पादरी लोग आते थे और इनको बहुत ऊंचा माना जाता था।
ठीक है। उसके बाद आते थे नोबल्स। नोबल्स आते थे। नोबल्स जो होते थे वो होते थे जो किंग के रिलेशन में होते थे या किंग के यहाँ पे काम करते थे। ठीक है। और थर्ड क्लास आती थी पीजेंट्री। पीजेंट्री। और इससे ऊपर नोबल, देन किलर्जी। तो जब ये तीनों क्लासेस थी तो क्लर्जी सबसे टॉप क्लास होती थी, प्रिस्टली क्लास होती थी, इनका अपना अलग डोमिनेंस था। नोबल्स थे वो अपने आप को राजा से कम नहीं मानते थे। और इस सब के नीचे जो पीजेंट्री और कॉमन लोग थे वो उन्हें सफर करना पड़ता था, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेवाई किया जाता था और उनको बहुत सारे प्रेशरों में रखा जाता था और उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। और खुद ये लोग ऐश करते थे, अपने इनको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ता था। स्पेशली क्लर्जी क्लास को तो कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, उनको टैक्सेशन में बहुत ज्यादा छूट थी। और इस चीज के दबाव में आके जो लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा और ये राजा के अगेंस्ट, राजा का नाम था किंग लुइस 16। हालांकि ये एग्जाम में आएगा नहीं, बट हमें अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता रहना है। किंग लुइस 16 था जिसका किला जलाया गया था और ये रिवोल्ट करा गया था। तो अब आगे इस रिवोल्ट की ही वजह से जो चेंजेस आए वो हमें देखने को मिलते हैं इस स्लाइड में। एक तो सबसे पहला चेंजेस इस पे आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले चेंज जो हुआ वो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ मोनार्की से पीपल के रूल में। जब वहां पे किंग रूल था, मोनार्की का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मोनार्की का मतलब होता है किंग रूल, है ना। अब वो रूल से वापस चेंज हो गए डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता का रूल। तो जनता का रूल हो गया और किंग की डोमिनेंस बिल्कुल खत्म कर दी गई। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज आती है न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे उन्होंने नए कलर का एक अपना झंडा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो झंडा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी द्वारा दिया गया था। न्यू ओथ्स वर मेड, नई तरह की शपथ ली गई। कुछ नई तरह के जो चीजें हैं, जैसे शपथ लेने में और भी चीजें होती हैं, आपसी जो रिलेशन होते हैं उनमें जो दी जाती हैं, जिन्हें साइन किया जाता है, तो वो सब चीजें बदल दी गई। न्यू नेशनल एंथम वाज मेड, और एक नया राष्ट्रीय गान बना दिया गया था। और राष्ट्रीय गान की महत्व आप समझते हैं कि हर किसी देश का अपना एक राष्ट्रीय गान होता है और राष्ट्रीय गान को एक राष्ट्र की नीति, एक राष्ट्रवाद से ही जोड़ा जाता है कि अगर आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता तो आप अपने राष्ट्र को लेके अवेयर नहीं है। आप को एक तरीके से आपने देखा भी होगा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय गान नहीं आता, पर राष्ट्रीय गान हम सबको आना चाहिए और हम सबको इसको गाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। और जो चेंजेस थे, अब देखो चेंजेस वो जो थे चेंजेस थे वो नॉर्मल चेंजेस थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज आएगा। अब जाहिर सी बात है किंग तो बचा नहीं है, अब आगे कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? तो उस चीज के लिए आगे बहुत सारे चेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेशन में लाए गए। सबसे पहली चीज यूनिफॉर्म लॉ, यानी एक ही लॉ सबके लिए, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। जो क्लासेस सिस्टम थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, सब जनता एक ही कैटेगरी में आ गई थी और यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए एक था। ठीक है। अब आ जाओ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, देखो उस टाइम पे जो ट्रेडर होते थे उन लोगों को बहुत ज्यादा अपने पास से हाई टैक्स देना पड़ता था, तभी वो ट्रेड कर पाते थे। कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी तभी वो कुछ इंपोर्ट कर पाते थे। तो ये सब चीजें हटा दी गई और इसका एक अपना फायदा होता है। जब आप पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो आप दूसरे कंट्रीज से, दूसरे एक कंटिनेंट से आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। और आपको भी उसमें ये फायदा होता है कि आपको नई चीजें मिल जाती हैं, नई मसाले, स्पाइसेस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आदान प्रदान आपस में होता है और ये दोनों के लिए ही अच्छा होता है। ठीक है। तीसरी चीज, फ्रेंच आर्मी अलोंग विद रेवोल्यूशनरी। जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने रेवोल्यूशनरी के साथ मिलके डिसाइड करा कि ये चीज तो बहुत अच्छी है भाई, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म तो बहुत अच्छा है, ये हम आगे के और पार्ट में भी फैलाएंगे। एज यू नो, पेरिस का जो पार्ट था उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी स्टेबल नहीं थी, तो ये चीज उन्होंने आगे पहुंचाने की बात की। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब आ जाते हैं राइज ऑफ नेपोलियन। देखो नेपोलियन एक बहुत अच्छा, जिसे कह सकते हैं एक मिलिट्री लीडरों में से काउंट करा जाता है अब भी, क्योंकि उसने, जिसे कहते हैं सेल्फ मेड, ही इज अ सेल्फ मेड गाय, जो खुद से उसने एक आर्टिलरी ऑफिसर होने के बाद एक मिलिट्री लीडर बना और आगे फ्रांस का शासक बना, उसने शासन किया। तो इसमें अपने आप में खुद में एक बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे राजा का बेटा ही राजा बनता था, कोई नॉर्मल आदमी ऐसे राजा नहीं बनता था। तो नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल है। तो आगे नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। जब नेपोलियन आया तो उसने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस थे, और जिस वजह से उसे प्रशंसा और जिसे कहते हैं एक क्रिटिसिज्म दोनों ही झेलना पड़ा। तो आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं 1804 में नेपोलियन एक कोड लाया जिसका नाम था नेपोलियन कोड या सिविल कोड। तो उस कोड की कुछ मेरिट और डिमेरिट थी, जो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो सबसे पहले हम मेरिट की बात करेंगे। उसकी अच्छी चीज क्या थी, जो चीजें प्रशंसनीय थी, जिनकी प्रशंसा की जा सकती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद भी जो पीजेंट्री थी वो सप्रेस थी, वो ज्यादा दबी कुचली हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये पीजेंट्री को सप्रेस करते थे, उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, बंधुआ मजदूरी जो कहते हैं, बैगरिंग कहते हैं, उनके काम करा लेते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे। लेबर क्लास बहुत ज्यादा, उसकी हालत जो थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो ये फ्यूडल सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कोई लोड नहीं होगा किसी के ऊपर और कोई किसी से जबरदस्ती कुछ काम नहीं कराएगा, बैगरिंग नहीं होगी, और सेल्फ डम जिसे कहते हैं फोर्स लेबर, फोर्स लेबर बिल्कुल खत्म कर दी गई। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। वेट एंड मेजर वर यूनिफाइड। जो वेट और मेजरमेंट थी, देखो जो फ्रांस भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो यूरोप में, और उसके और भी पार्ट थे। तो जब वेट एंड मेजर एक यूनिफाइड नहीं होते थे तो जो ट्रेडर्स होते थे उनको ट्रेड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कुछ लोग अपना अलग वेट मानते थे। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का, अब मैं सपोज करो मैं 800 ग्राम को 1 kg बोल रहा हूँ, वो 1 kg को 1 kg बोल रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाता था। तो आपस में इस वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। तो वेट और मेजर को यूनिफाइड कर दिया गया और बाकी के हिस्सों में। तो इस वजह से ट्रेडिंग इजी हो गई और इजीली जो काम है लोगों की होते रहे। तो ये भी बहुत बड़ा रोल है और इस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये भी सोचना एक बहुत बड़ी सोच का विषय था उस टाइम पे। ठीक है, अब सबसे फोर्थ और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बर्थ प्रिविलेजेस वर रिमूव। तो बर्थ प्रिविलेजेस ये होती थी कि कोई राजा के उसमें पैदा हुआ है, राजा के फैमिली से है, तो एक अपने आप को प्रिविलेज मानता था और अपनी मनमानी टाइप करता था, या फिर उसे लीडर बना दिया जाता था, उसे लो ऑफिसर बना दिया जाता था। इस टाइप से चीजें चलती रहती थी, और जो कि गलत था, क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए इलिजिबल नहीं होते थे, बट जस्ट बिकॉज वो राजा की फैमिली से हैं या रॉयल फैमिली से हैं, और उन्हें इस टाइप की पोस्ट दे दी जाती थी जिसका वो गलत इस्तेमाल करते थे। और आगे जाके ये चीज नेपोलियन ने खत्म कर दी। नेपोलियन ने कह दिया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव। देखिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, और क्योंकि ये आइडिया नेशनलिज्म को जो फैलाना था वो यूरोप में फैलाना था। अब इसके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना ये संभव नहीं था, तो ये चीज अच्छी कर दी गई, और सड़कें वगैरह ये सब सड़कों पे चलने वाली सुविधाएं और बढ़ा दी गई थी उस टाइम के हिसाब से। क्योंकि अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बहुत अच्छी है, आप इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी और लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, और विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई आइडिया दूसरी जगह तक नहीं फैला सकते। तो ये है लास्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं डिमेरिट्स पे। वो क्या क्या बातें थी जिनकी वजह से नेपोलियन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्या क्या उसमें कमियां थी जो लोगों के सामने नहीं उभर के आई। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो आप देख सकते हैं ये कोड ऑफ नेपोलियन की जो ये बुक जो जिसमें उसने मेंशन करा था वो ये रही है आपके सामने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डिमेरिट्स में हम आगे बात करते हैं
सेंसरशिप ऑन प्रेस। अब भाई देखो, आप कुछ काम करते हैं तो आपकी प्रशंसा और आपको क्रिटिसिज्म दोनों ही झेलना पड़ता है, ठीक है। पर आप अगर अच्छे नेता हैं तो आप दोनों को झेल के दोनों पे आप वर्क करेंगे। देखो, प्रशंसा तो जाहिर सी बात है, प्रशंसा तो एक, आप प्रशंसनीय काम कर रहे हो तो आपको प्रशंसा मिलेगी। पर आपको क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है, आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आप कैसे जनता के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, तो आपको वो फेस करना चाहिए। और आप अगर एक राजा हैं तो आपको ये सब चीजों को पे ध्यान रखना चाहिए। पर नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी प्रेस पे। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी उसके प्रेस उसके बिना परमिशन के कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर आदमी को किसी को अपना व्यू देना है, उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर ही एक ऐसा मीडियम होता था, कोई मीडिया तो था नहीं, है ना, मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं थे, तो उस टाइम पे एक अपना व्यू देने के लिए जो सेंसरशिप लगा दी गई थी प्रेस पे, जो कि गलत थी। और व्यू देने के लिए प्रेस के अलावा और कोई माध्यम भी नहीं था, कोई और मीडियम नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज, नो राइट टू वोट फॉर वुमेन। अब ये इस चीज पे आते हैं, ये गलत क्यों है। देखो, जब हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म कोड है, तो जाहिर सी बात है, जब एक सिविल कोड है, आप उसमें, वुमेन भी तो सोसाइटी का पार्ट है, वुमेन भी एक समाज का हिस्सा है, औरतों की वजह से समाज चलता है, औरतें बच्चे, है ना, उन सब की वजह से समाज चलता है और समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। पर नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने उनकी एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोट करने की पावर को छीन लिया था। और ना कि वोट करने की पावर को, उन्होंने जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो छीन लिए थे। किसके, वीमेंस के, औरतों के वोटिंग राइट्स वो छीन लिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि अब नेपोलियन एक पावरफुल आर्मी बनाना चाहता था, ठीक है। पावरफुल आर्मी के लिए उसमें आर्मी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी चाहता था। अब वो कैसे बढ़ाए, उसने जबरदस्ती फोर्सफुली एक लॉ लाया। उसने ये कहा कि हर किसी को फैमिली में, एक पर्सन को फैमिली में किसी एक को मिलिट्री ज्वाइन करनी है ना। ये चीज बहुत ही ज्यादा डेटोरिएटिंग है, क्योंकि एक, अगर कोई किसी फैमिली में दो ही लोग हैं या फिर तीन लोग हैं और उनमें से एक मिलिट्री ज्वाइन कर ले, तो उनका तो फैमिली पूरा प्रॉब्लम में हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप बूढ़े थे और फिर उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, और उनके माँ बापों का आगे कोई करता धरता नहीं था, कोई देख रेख करने के लिए नहीं था। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा गलत थी। आप किसी को फोर्सफुली आर्मी में जाने के लिए नहीं कह सकते, ना किसी को फोर्स कर सकते। तो सबसे, ये बहुत ज्यादा ही जिसे कहते हैं क्रूएल तरीका था, किसी को अपनी पावर बढ़ाने के लिए आप दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो आते हैं, वो आते हैं जस्ट बिकॉज, अब उसने ये सोचा कि उसे पावर बढ़ानी है, और पावर आपको पता है एम इजिकल टू पी, यानी मनी इजिकल टू पावर। क्योंकि इस केस में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इन्हें अपनी मिलिट्री पावर पे भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और आर्मी की आपने कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो जाहिर सी बात है आर्मी को आपको पैसा भी पे करना पड़ेगा, और वो पैसा आपको जनता के टैक्स से देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉल ऑफ नेपोलियन। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि जब कोई पावरफुल होता है तो उसके आसपास के पड़ोस वाले, उसके जो और नेबरहुड होता है, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये पावरफुल होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अभी देखोगे जैसे सीबीएसई ने रिजल्ट निकाला है, तो कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं तो उन्हें उनके पड़ोसी ये कह रहे हैं नहीं, इसके तो हमसे ज्यादा, हमारे लड़के से ज्यादा नंबर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक भावना जो है, जब आप पावरफुल होने लग जाते हो तो आसपास के लोग ये चाहेंगे कि नहीं, आप पावरफुल मत हो। पर आप इस चीज को स्टडी में डाल के रखिए, आपको पावरफुल बनना है, औरों को भी बनाना है। तो आप पे जो फैक्ट हैं, जो आप पे नॉलेज है, वो आप औरों से भी शेयर करें। जैसे आप हमारा चैनल आगे शेयर कर सकते हैं, और ये चैनल आपको, आपके फ्रेंड्स को और जितने भी लोग हैं, ये पढ़ने में मदद करेगा। पढ़ लिख के आदमी एक सामाजिक, जिसे कहते हैं सोशल एनिमल बनता है, नहीं तो वो एक नॉर्मल बिना पढ़े लिखे एक आदमी, एक जिसे कहते हैं जानवर के समान है, उसे एक क्रिमिनल है वो, जिसके हाथ में एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, चलिए जी छोड़िए, टॉपिक आपकी मतलब का नहीं है, ये चीजें बाद में बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं फॉल ऑफ नेपोलियन पे, ठीक है। फॉल ऑफ नेपोलियन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जब नेपोलियन ने अपनी आर्मी की पावर बढ़ाई, तो नेपोलियन को के जो
नेबरहुड कंट्रीज थे, जो नेबर कंट्रीज थे, जैसे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये बड़े वरीड में आ गए। अब जो वरीड में आ गए, वरीड का मतलब ये है कि एकदम से ये हड़बड़ाहट में आ गए कि ये फ्रांस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। उस टाइम पे ये कंट्रीज ये सब आपस में पावरफुल थे, तो इन्होंने एक एलाइस बनाई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दे फॉर्म एन एलाई। एलाई का मतलब होता है आपस में एक हो जाना, और आपस में एक होके उन्होंने फ्रेंच आर्मी पे अटैक कर दिया। अब फ्रेंच आर्मी पे अटैक करने के बाद जो फ्रेंच आर्मी थी उसको बहुत तगड़ा लॉस हुआ, और नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में हार गया, और बहुत बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं, डिफीट हो गया। अब उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, और ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी। अब आगे जो बढ़ी, कैसे चीज़ें आगे जाके बढ़ती रहती हैं, और वो किस तरीके से नया रूप ले लेती हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने देखा कि सबसे पहली चीज़, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, कि सबसे पहली थी मोनार्की। मोनार्की से फिर क्या आई, रेवोल्यूशन होने के बाद डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी से फिर वापस जब नेपोलियन आया तब क्या आई, मोनार्की। तो ये चीजें आपस में मूव करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, और इनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है चेंज होने के लिए। ठीक है, अब आगे की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले टॉपिक में करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप पे सारी नोटिफिकेशन हमारी आ जाए। तो चलिए चलते हैं, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ।